हम पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी और अब ये रिवीजन ऑडियो बुक है। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे शैक्षणिक प्रशासनिक संक्षिप्ति। ये रिवीजन है एग्ज़ाम से पहले जो है पढ़ने के लिए। तो पहले आगे आपका मंडल। तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और जो कुमाऊं मंडल है उसमें 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले कौन कौन से हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। ठीक है। तो कुमाऊं मंडल कौन से हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। अगर हम उसकी फॉर्मेशन देखें विदाउट डेट, हम डेट पे फोकस नहीं करेंगे, ऐसे स्टोरी वाइज दिमाग में एनालाइज करने के लिए। तो जब अंग्रेज आए थे तो पूरा कुमाऊं जो था वो अल्मोड़ा के अंदर आता था, ना उसमें पिथौरागढ़ होता था, ना नैनीताल होता था, सब कुछ अल्मोड़ा होता था। फिर बाद में अल्मोड़ा से विभक्त होकर नैनीताल आया, तो फिर नैनीताल अल्मोड़ा बन गया। फिर उसके बाद 1960 के टाइम पर जो है आपका अल्मोड़ा से जो है कट के पिथौरागढ़ बन गया 1960 के टाइम पे। फिर अब 3 हो गए, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऊधमसिंह नगर जो है आया, ये कटवट के नहीं आया, यूपी का हिस्सा था, ये उत्तराखंड को दे दिया 1995 में। फिर उसके बाद जो है बागेश्वर और चंपावत, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1997 में हुआ बागेश्वर और चंपावत का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आज की डेट में जो है कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले कौन से हैं? हम सबसे पुराने से सबसे नए की तरफ आते हैं। 6 ज़िले, सबसे पुराना कौन सा है? अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, फिर पिथौरागढ़, फिर उसके बाद जो है ऊधमसिंह नगर, फिर उसके बाद है बागेश्वर और चंपावत। ठीक है, ये हो गए 6 ज़िले। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कुमाऊं के जो ज़िले गढ़वाल से मिलते हैं, तो वो कितने हैं? 4 हैं। ऐसे लाइन से चलते हैं, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ को चलते हैं लाइन से। तो सबसे पहले आता है जो टच हो रहा है गढ़वाल से है पिथौरागढ़। फिर पिथौरागढ़ के बाद नीचे आओ तो बागेश्वर, फिर बागेश्वर के बाद और नीचे आओ तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के और नीचे आओ तो नैनीताल। तो ये समझ लो कि नैनीताल के नॉर्थ में है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के नॉर्थ में है बागेश्वर और बागेश्वर के नॉर्थ में है पिथौरागढ़। साइड से मत देखो, जो लाइन टच कर रही है गढ़वाल को, हम उस पर फोकस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। क्या है कि आपका जो है नैनीताल है, नैनीताल के ऊपर अल्मोड़ा है, नैनीताल के सिर में अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के सिर पे बागेश्वर, बागेश्वर के सिर में पिथौरागढ़। तो ये है आपकी जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि गढ़वाल को टच करती हैं। फिर अगर हम जो है नेपाल की बात कर लें कि कुमाऊं मंडल की कितनी सीमाएं नेपाल को टच करती हैं, तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल को टच करते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर। नीचे से ऊपर जाएँ तो ऊधमसिंह नगर के सिर पे है चंपावत, चंपावत के सिर पे है पिथौरागढ़। और फिर अगर हम नॉर्थ में देखें कि कौन सी सीमा जो है चाइना को छूती है, नॉर्थ में चाइना है, तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, वो है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं का जो कि चीन और नेपाल दोनों को टच करता है। फिर इसके बाद आ गया गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में जो है 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले हैं, और 7 ज़िले कौन कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। कौन कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। इसमें भी अगर हम देखें अगर कि इस फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले पौड़ी बना था। फिर टिहरी तो अपना अलग रियासत चली हुई थी, और टिहरी जो थी जुड़ी हुई थी उत्तरकाशी से। टिहरी और उत्तरकाशी एक होते थे, और ये पूरा क्षेत्र जो था पौड़ी होता था। पौड़ी का भी, चमोली का भी, रुद्रप्रयाग भी, और हरिद्वार अलग था, और देहरादून तो मेरठ मंडल में था। तो ऐसा था। तो उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले जो है पौड़ी बना। फिर पौड़ी के बाद जो है आपका जो है टिहरी आया। फिर टिहरी आया 1949 में, टिहरी आया। फिर उसके बाद टिहरी के बाद जो है देहरादून आया। फिर उसके बाद जो है टिहरी टूट के बनी उत्तरकाशी, और गढ़वाल पौड़ी टूट के बना चमोली। ये दोनों साथ में बने 1960 में। फिर उसके बाद हरिद्वार आया, 1988 में आया। फिर फाइनली जो है रुद्रप्रयाग 1997 में बना। तो इस तरह से है, पहले देहरादून बाहर से आया, हरिद्वार बाहर से आया, और पौड़ी टूट के चमोली बना, और टिहरी टूट के उत्तरकाशी बनी। और टिहरी वैसे जब अंग्रेज़ थे उस समय जो है ये जो पौड़ी क्षेत्र था ये 2 में विभक्त था। एक तो ब्रिटिश द्वारा शासित
जो कि पौड़ी एरिया था, और एक था महाराजाओं द्वारा शासित जो कि टिहरी था। तो टिहरी तो 1949 में आया। तो इस तरह से है 7 ज़िले हैं आपके गढ़वाल क्षेत्र में। 7 ज़िले कौन से हैं ऐसे दिमाग में एनालाइज करो। तो पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पौड़ी की जो कि कुमाऊँ को छूती है, मतलब गढ़वाल की जो कुमाऊँ को छूती है, तो सिर्फ 2 हैं। और वो कौन से हैं? पौड़ी और चमोली। पौड़ी और चमोली ही सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके कुमाऊँ क्षेत्र को छूती हैं। अब अगर हम बात करें कि नॉर्थ में चीन को क्या टच करता है, तो चीन को 2 डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं, वो है उत्तरकाशी और चमोली। उत्तरकाशी और चमोली टच करती हैं आपके चीन को। और अगर हम साइड में देखें तो साइड में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को कौन कौन टच करता है? हिमाचल प्रदेश को जो है उत्तरकाशी टच करती है, देहरादून टच करती है। सिर्फ 2 स्टेट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है, ये है उत्तरकाशी और देहरादून। और अगर हम बात कर लें कि उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी एक तरफ हिमाचल को टच करता है, एक तरफ चीन को टच करता है। उधर हमने पिथौरागढ़ में देखा था, वो एक तरफ चीन को टच कर रहा था, एक तरफ नेपाल को टच कर रहा था। और उत्तरकाशी एक तरफ चीन को टच करता है, एक तरफ हिमाचल को टच करता है। और देहरादून जो है हरियाणा को भी टच करता है, यूपी को भी टच करता है, हिमाचल को भी टच करता है। 3 अलग राज्यों को टच करता है। फिर जो हरिद्वार है, हरिद्वार जो है आपका यूपी को टच करता है। और उधम सिंह नगर जो नैनीताल आपका जो है कुमाऊँ का हिस्सा है, वो यूपी को टच करता है। और एक तरफ जो है नेपाल को टच करता है। तो ये पूरा मैपिंग हो गई हमारे मंडलों की कि कुमाऊँ में कितने मंडल हैं। कुमाऊँ मंडल में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। और गढ़वाल मंडल में कितने ज़िले हैं? 7। अब हम उनके मुख्यालयों की बात कर लेते हैं। तो कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय नैनीताल में है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। तो अब जो कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय है, ये कब फॉर्म होता है? 1854-55 में। वेरी इंपॉर्टेंट। कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय कब फॉर्म हुआ था? 1854-55। 1854-55 कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय फॉर्म हुआ 1854-55 में। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय फॉर्म हुआ 1969 में। 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी बना 1969 में। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी बना 1969 में। गढ़वाल मंडल का क्योंकि 1969 में इसलिए बना क्योंकि उससे पहले तो पौड़ी ही था, पर वो पूरे गढ़वाल मंडल का नहीं था, मतलब गढ़वाल मंडल का ही नहीं गठन हुआ था, क्योंकि टिहरी अलग इकाई थी और आपका पौड़ी अलग इकाई थी, इसलिए तो 1969 में जाके सब फॉर्मलाइज हो गया और गढ़वाल मंडल बना। गढ़वाल मंडल 1969। तो कुमाऊँ मंडल कब बना था? 1854-55 में। कुमाऊँ मंडल 1854-55 नैनीताल है इसका मंडल का मुख्यालय। और गढ़वाल मंडल बना, उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय गठित हुआ पौड़ी में 1969 में। अब राज्य में ज़िले की बात कर लेते हैं कि जो है जिला और उसकी मुख्यालय कौन से? पौड़ी का मुख्यालय पौड़ी ही है, देहरादून का मुख्यालय देहरादून है, अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा है, नैनीताल का नैनीताल, टिहरी का नई टिहरी, पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़, उत्तरकाशी का उत्तरकाशी, चमोली का गोपेश्वर, हरिद्वार का हरिद्वार, उधम सिंह नगर का रुद्रपुर, रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग, चंपावत का चंपावत, बागेश्वर का बागेश्वर। अब फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है पौड़ी। पौड़ी का फॉर्मेशन हुआ था 1840 में। पौड़ी कब फॉर्म हुआ? 1840। पौड़ी का फॉर्म हुआ 1840। पौड़ी का फॉर्म हुआ 1840। और पौड़ी मुख्यालय कब बना? 1969। पौड़ी मुख्यालय कब बना? 1969। पौड़ी जो है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना? 1969 में। पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना? 1969 में। और पौड़ी का गठन कब हुआ? 1840 में। पौड़ी का गठन कब हुआ? 1840 में। पौड़ी का गठन कब हुआ? 1840 में। अब उसके बाद है देहरादून। देहरादून का स्थापना कब हुई? 1871 में। देहरादून की स्थापना कब हुई? 1871 में। देहरादून की स्थापना कब हुई? 1871 में। अल्मोड़ा और नैनीताल विभक्त हुए और उसकी स्थापित हुए 1891 में। 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल विभक्त होकर स्थापित हुए 1891 में विभक्त होकर स्थापित हुए 1891 में। फिर टिहरी आया 1949 में। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली ये तीनों आए 1960 में। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली आए 1916 में। हरिद्वार आया 1988 में। हरिद्वार आया 1988 में। हरिद्वार आया 1988 में। और हरिद्वार के बाद अगला है उधम सिंह नगर 1995 में। उधम सिंह नगर 1995 में। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर आए 1997 में। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर आए 1997 में। तो पौड़ी कब आया था? 1840 में। इंपॉर्टेंट देखो नीचे के तो फिर भी है सर याद करना कि रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर 1997, उधम सिंह 1995 और चमोली हरिद्वार
1988, और जो पिथौरागढ़ उत्तरकाशी चमोली 1970। अब जो है, और टिहरी भी सरल है 1949। उस ऊपर के हैं कुछ थोड़े से जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसे याद करनी ज़रूरी है। तो पौड़ी आया 1840 में, पहले पौड़ी का गठन हुआ 1840 में। और जो है पौड़ी मुख्यालय कब बना, 1969 में। पौड़ी मुख्यालय बना 1969 में, और 1840 में पौड़ी का गठन हुआ। और जो आपका नैनीताल और वो था वो 1891 में हुआ, और देहरादून आया 1871 में। 1871 में आया देहरादून। ठीक है, अब हम जो है क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल शुरू के 4 करेंगे और लास्ट के 4 करेंगे, सबसे कम से ज़्यादा को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है आपका चमोली का। चमोली के बाद है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद है पिथौरागढ़। तो फर्स्ट नंबर पे चमोली, सेकंड नंबर पे उत्तरकाशी, थर्ड नंबर पे पिथौरागढ़। अब फोर्थ नंबर पे है पौड़ी। फोर्थ नंबर पे है पौड़ी। फोर्थ नंबर पे क्या है, पौड़ी। फोर्थ नंबर पे है पौड़ी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे है आपका फर्स्ट नंबर पे है चमोली। चमोली के बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे छोटे से सबसे बड़ा की तरफ। तो सबसे छोटा जो है आपका है चंपावत। सबसे छोटा है चंपावत, फिर उसके बाद है रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद है बागेश्वर। सबसे छोटा है चंपावत। चंपावत का एरिया कितना है, 1766 किलोमीटर स्क्वायर। 1766 किलोमीटर स्क्वायर। 1766 किलोमीटर स्क्वायर। चंपावत का कितना एरिया है, 1766 किलोमीटर स्क्वायर। और रुद्रप्रयाग का कितना है, फिर उसके बाद आ गया रुद्रप्रयाग 1984। रुद्रप्रयाग कितना है, 1984। रुद्रप्रयाग कितना है, 1984। रुद्रप्रयाग कितना है, 1984। फिर उसके बाद आ गया बागेश्वर 2246। बागेश्वर आ गया 2246। 2246 आ गया बागेश्वर। बागेश्वर, फिर बागेश्वर के बाद है हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद है उधम सिंह नगर। बागेश्वर के बाद है हरिद्वार, हरिद्वार के बाद है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इतने बस, इतने बहुत हैं याद करने को। तो सबसे छोटा है आपका चंपावत। सबसे छोटा है चंपावत, फिर है रुद्रप्रयाग। सबसे छोटा क्या है, चंपावत। एरिया वाइज सबसे छोटा है चंपावत, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद बागेश्वर। बागेश्वर के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है आपका चंपावत। चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर, बागेश्वर के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद उत्तराखंड। और अगर हम बड़े की बात करें थे तो सबसे बड़ा था चमोली। चमोली के बाद तो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़िले और उनमें कितने क्षेत्र आते हैं, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है हरिद्वार में है विधानसभा क्षेत्र, वो है 11। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में है, वो है 11। फिर सेकंड नंबर पे है देहरादून, उसमें है 10। तीसरे नंबर पे है उधम सिंह नगर, उसमें है 9। तो 11, 10, 9। 11 कहाँ है, हरिद्वार में है। 10 कहाँ है, देहरादून में है। और 9 है उधम सिंह नगर में। फिर उसके बाद जो है 6 है, और 6 बहुत सारी हैं। वो कौन सी है, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल, अल्मोड़ा। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, यहाँ 6 हैं। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, यहाँ पे 6 हैं। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा में 6 है। फिर उसके बाद पिथौरागढ़ में 4 हैं, और जो 2 सीमांत बचे हैं उसमें 3-3 हैं। वो क्या है, चमोली और उत्तरकाशी। यहाँ पे क्या है, 3-3 विधानसभा क्षेत्र हैं चमोली और उत्तरकाशी में। और फिर उसके बाद जो सबसे छोटे क्षेत्र बच गए थे, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, तो वहाँ पे 2-2 हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, विधानसभा क्षेत्रफल। तो विधानसभा क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा है, हरिद्वार 11। और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो 3 छोटे जो 1997 में बने थे, 2-2 सीट की हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। और जो मुख्यालय की बात होती है, कुमाऊं मुख्यालय का है नैनीताल। और ये फॉर्म कब हुआ था, 1854-55 में। कुमाऊं का मुख्यालय क्या है, नैनीताल, 1854-55 में। और गढ़वाल का मुख्यालय क्या है, पौड़ी, और ये कब बना, 1969। पौड़ी कब बना, 1969। अब इसके बाद अगला है आपका राज्य की तहसीलें। राज्य में जो है 110 तहसीलें हैं। तो इस तरह से समझ लो कि एसडीएम की पोस्ट जो है 110 एसडीएम होंगे। जितने तहसील उतने एसडीएम। तो एसडीएम राज्य की कितनी तहसीलें हैं, 110 तहसीलें हैं। और राज्य में ब्लॉक कितने हैं, तो 95 ब्लॉक है। राज्य में ब्लॉक कितने हैं, 95 ब्लॉक है। राज्य में तहसील कितनी है, 110 तहसीलें हैं। और सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ है, सबसे ज़्यादा तहसील जो है आपकी पिथौरागढ़ में है। सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ है, पिथौरागढ़ में 13। सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ है, पिथौरागढ़ में 13। सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ है, पिथौरागढ़ में 13। और सबसे कम तहसील कहाँ है, सबसे कम तहसील जो है 4 हैं, और वो है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। सबसे कम तहसील है 4, और ये है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में।
फिर से बात कर लेते हैं तहसीलों की। तो सबसे ज़्यादा तहसील राज्य में है पिथौरागढ़ में, सबसे ज़्यादा तहसील राज्य में है पिथौरागढ़ में, और सबसे कम तहसील राज्य में है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में कितनी, 4। और उधमसिंह नगर में 8 तहसीलें हैं, उधमसिंह नगर में 8 तहसीलें हैं। अब है उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा से पारित कब हुआ, तो 1 अगस्त 2000 को। लोकसभा से उत्तराखंड राज्य विधेयक जो है पारित कब हुआ था, लोकसभा से 1 अगस्त 2000 में हुआ था, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से उत्तराखंड का विधेयक पास हुआ था। फिर ये राज्यसभा में आया था 10 अगस्त को ये राज्यसभा से पारित हो गया था। 1 अगस्त से लोकसभा से पारित हुआ, 10 अगस्त से राज्यसभा से पारित हुआ। ये सब 2000 की बात है। फिर फाइनली उस समय राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणा। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणा। तो उनकी जो है रजामंदी को भी थी, वो भी अगस्त में हुई थी, 28 अगस्त 2000 में। तो ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिसके बाद जो है फाइनली हमारे राज्य का गठन हो गया था 9 नवंबर 2000 को। तो हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। तो लोकसभा से विधेयक पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा से पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति के आर नारायणा का जो है साइन हुआ था, मतलब उनकी स्वीकृति मिली थी 28 अगस्त 2000 को। और उसके बाद है भारत गणतंत्र का ये 27वां राज्य था। भारतीय गणतंत्र का ये 27वां राज्य था, और हिमालयी राज्यों में ये 11वां राज्य था। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड 11वां राज्य था। अब राज्य का नाम जो है 31/12/2006 तक जो है राज्य का नाम उत्तरांचल था। राज्य का नाम उत्तरांचल कब तक था, 31/12/2006। राज्य का नाम उत्तरांचल 31/12/2006 तक था, और 1/1/2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। 1/1/2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। 31/12/2006 तक जो था इसका नाम क्या था, इसका नाम उत्तरांचल था। तो फिर से हम बात कर लेते हैं कि उत्तरांचल राज्य का विधेयक लोकसभा से जो है पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। फिर राज्यसभा से पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को। फिर के आर नारायणा का सिग्नेचर मिल गया था 28 अगस्त 2000 को। फाइनली 9 नवंबर 2000 को जो है हमारा स्टेट फॉर्म हो गया था। ये 27वां राज्य था गणतंत्र का, और 11वां हिमालय राज्य था। और इसमें जो है राज्य का नाम जो है 31/12/2006 तक उत्तरांचल था। उसके बाद 1/1/2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। राज्य की राजधानी देहरादून है राज्य गठन के समय पे, और राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से हुआ, 20 जून 2020 से। 20 जून 2020 में इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई गैरसैंण को, 20 जून 2020 से। गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से बनी, ऑफिशियली 20 जून 2020। ऑफिशियली जो है गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी 20 जून 2020 से। 20 जून 2020, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 20 जून 2020। तो हमारे राज्य की 2 राजधानियाँ हैं। एक हमारी राज्य की राजधानी है देहरादून, जो कि जब से उत्तराखंड बना है तब से है, और दूसरी है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जो कि बनी है 20 जून 2020 से। अब राजकीय भाषा जो है हिंदी है पहली, और जनवरी 2010 से संस्कृत बन गई दूसरी। पहली है हिंदी और दूसरी है संस्कृत, ये 2010 से, जनवरी 2010 से। अब राज्य की चिन्ह की बात कर लेंगे तो ये गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वतियों की चोटियां हैं। एक गोल है, उसके अंदर 3 पर्वतीय की चोटी है, और नीचे 4 गंगा की लहरें हैं। और बीच की जो चोटी है उसमें अशोक की ललाट है। जो 3 पर्वत की चोटी है उसमें बीच वाली पर्वत की चोटी के बीच में क्या है, अशोक की ललाट है। अब राज्य के पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को उसको वैसे कहते हैं हिमालयन मस्क डियर। क्या कहते हैं इसे, हिमालयन मस्क डियर। तो राज्य पशु हमारा क्या है, कस्तूरी मृग। राज्य पशु है कस्तूरी मृग, जिसे कहते हैं हिमालयन मस्क डियर। राज्य की पक्षी है हमारा मोनाल। राज्य की पक्षी है मोनाल, जिसे कहते हैं हिमालयन मयूर। राज्य के वृक्ष है हमारा बुरांस। राज्य के पुष्प है ब्रह्मकमल, जिसका स्थानीय नाम क्या है, कौलपदम। जिसका स्थानीय नाम क्या है, कौलपदम। स्थानीय नाम क्या है, कौलपदम। फिर राज्य का खेल हमारा 2011 में घोषित हुआ है, और वो क्या है, फुटबॉल। राज्य का खेल हमारा फुटबॉल है, 2011 में घोषित हुआ। राज्य का खेल क्या है, फुटबॉल, और ये कब हुआ, 2011 में घोषित हुआ। तो राज्य का पुष्प क्या है हमारा, ब्रह्मकमल है, जिसे कौलपदम कहते हैं। और उसका वैसे नाम क्या है, साइंटिफिक नाम सुसोरिया अब्बेलेटा। सुसोरिया अब्बेलेटा। सुसोरिया उसका नाम क्या है, सुसोरिया अब्बेलेटा। ठीक है, सुसोरिया अब्बेलेटा है ब्रह्मकमल का नाम। और जो है पूरे विश्व में जो है 210 प्रजातियां पाई जाती हैं।
और उत्तराखंड में जो है 24 प्रजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और पूरे विश्व में ब्रह्मकमल की 210 वेराइटीज़ पाई जाती हैं। सुसोरिया अब्बालेटा इसका साइंटिफिक नेम है। कौलपदम इसे वैसे कहते हैं। और राज्य के पुष्प जो है ब्रह्मकमल हो गया। फिर ऐसे जो है जो हमारे पशु है वो क्या है, वो जो है हमारा कस्तूरी मृग है। राज्य पशु जो हिमालयन मस्कीडियर कहते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर क्या नाम है इसका? मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर। फिर उसके बाद आ गया मास्कस काइसोगास्टर हो गया इसका आपका पशु का साइंटिफिक नाम। और वैसे राज्य पक्षी क्या है हमारा? मोनाल है। और मोनाल का जो है साइंटिफिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। और जो मोनाल है ये उत्तराखंड, कश्मीर, आसाम तथा नेपाल की स्थानीय भाषा पक्षी है और इसे मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है। ये कहाँ का पाया जाता है? उत्तराखंड के साथ साथ ये नेपाल में भी पाया जाता है, कश्मीर में भी पाया जाता है, असम में भी पाया जाता है। और जो है लोफोफोरस इपीजेनस इसका नाम है, साइंटिफिक नाम क्या है? लोफोफोरस इपीजेनस। और हमारा राज्य खेल 2011 में घोषित हुआ वो है फुटबॉल। हमारा राज्य का खेल क्या है? फुटबॉल है, 2011 में घोषित हुआ है। हमारे राज्य का वाद्य क्या है? ढोल। हमारे राज्य का वाद्य है ढोल, ये 2015 में घोषित हुआ है। 2015 में घोषित हुआ है। राज्य का वाद्य है ढोल, 2015 में घोषित हुआ है। राज्य का खेल है फुटबॉल, 2011 में घोषित हुआ है। और राज्य की तितली जो है 2016 में घोषित हुई है, जो है कॉमन पीकॉक। राज्य की तितली क्या है? कॉमन पीकॉक। राज्य की तितली है कॉमन पीकॉक और ये 2016 में घोषित हुआ है। राज्य खेल 2011 में घोषित हुआ, 2015 में राज्य वाद्य हुआ और 2016 में राज्य तितली हुई। और जो है आपका जो वो है संस्कृत राज्यभाषा 2010 में घोषित हुआ और गैंडसन ग्रीष्मकालीन राजधानी 20 जून 2020 को घोषित हुई। अब राज्य गीत जो है हेमंत बिष्ट लिखित है। हेमंत बिष्ट ने लिखा है राज्य के गीत, जो कि फरवरी 2016 में घोषित हुई। मतलब राज्य तितली और राज्य गीत 2016 की देन है। राज्य तितली कॉमन पीकॉक और राज्य गीत 2016 में हुआ और ये हेमंत बिष्ट ने लिखा है। और गाने का नाम क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। उत्तराखंड देवभूमि शत शत मातृभूमि शत शत वंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। यह राज्य गीत किसने लिखा? हेमंत बिष्ट। राज्य गीत लिखा है हेमंत बिष्ट ने, फरवरी 2016 से घोषित है। राज्य का पुष्प और ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम बोल दिया, सुसूरिया अब्बालेटा है। ब्रह्मकमल को महाभारत में कहा गया है सुगंधित पुष्प। ब्रह्मकमल को महाभारत में कहा गया सुगंधित पुष्प। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां हैं? 24 हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायता में पाया जाता है? तो फूलों की घाटी में ब्रह्मकमल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी में। और ब्रह्मकमल के जो है खिलने का समय कब होता है? ब्रह्मकमल का खिलने का समय जुलाई से सितंबर है। मतलब फ्लावर आने का समय इसका क्या है? जुलाई से सितंबर होता है फ्लावर आने का टाइम ब्रह्मकमल का। मतलब ये आपका हो गया जब जो है रेनी सीजन होता है, जुलाई से सितंबर में जो है ब्रह्मकमल के खिलने का समय होता है। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर पशु है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाए जाते हैं? तो इस सारे पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं हिमालय के। तो आ गया कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, तो भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर से स्टार्ट कर लो, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, फिर सिक्किम में चले जाओ। तो यहाँ पे पाए जाते हैं उत्तराखंड के साथ। फिर उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाए जाते हैं फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में, पिथौरागढ़ में। तो मतलब सीमांत के तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं और एक आपका केदारनाथ में पाया जाता है। फूलों की घाटी आ गया आपका चमोली में, उत्तरकाशी हो गया उत्तरकाशी, केदारनाथ हो गया रुद्रप्रयाग में और पिथौरागढ़ हो गया पिथौरागढ़ में। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल कितना निकलता है? 30 से 45 ग्राम। 30 से 45 ग्राम। कस्तूरी सिर्फ जो है कस्तूरी केवल जो है नर मृग में पाया जाता है और ये 30 से 45 ग्राम ही निकलता है एक बार में। फिर राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब हुआ था? 1972 चमोली में। तो राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब हुआ था? 1972 में।
1972 में जो है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सबसे पहले कार्य हुआ था। संरक्षण 1972 में कस्तूरी मृग के संरक्षण का काम सबसे पहले कब हुआ था? 1972 में। कस्तूरी मृग के संरक्षण का काम सबसे पहले कब हुआ था? 1972 में। तो 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभार के अंतर्गत 967.2 किलोमीटर क्षेत्र को कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो ये जो है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग है, उसके अंदर 1972 में जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी। केदारनाथ वन्यजीव प्रभार कितना बड़ा है? 967.2। ये चमोली में है केदारनाथ वन्यजीव प्रभार। इसमें जो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई 1972 में। तो सबसे पहले कस्तूरी मृग के लिए 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई। फिर उसके बाद आया कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में बनी महारूढ़ी, ये बागेश्वर में हो गया। महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में बना। 1977 में बना कस्तूरी महारूढ़ी मृग अनुसंधान केंद्र। फिर 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य आया। अस्कोट अभयारण्य कब है? 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य आया। और 1982 में चमोली में कचुला खरक में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र आया। 1982 में कंचुला खरक का है आपका चमोली में, यह प्रजनन और संरक्षण के लिए। राज्य की वन्य जीवन गणना 2008 के अनुसार कस्तूरी मृग की संख्या 279 2005 में थी, से घट के 276 हो गई है। तो यह है कस्तूरी मृग के बारे में। अब कस्तूरी राज्य का वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नेम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है बुरांस का? रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम। अब बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। बुरांस किस तरह का वृक्ष है? ये सदाबहार वृक्ष है, पर्वतीय। राज्य में 46 दिन, देश के सबसे कम दिन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था। 46 दिन का जो है राज्य में 46 दिन का जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। ये कब से कब तक लगा था? 27 मार्च से लेकर 12 मई 2016। राष्ट्रपति शासन कब लगा है? 2016 में। राष्ट्रपति शासन हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 2016 में। और कब से कब तक लगा था? ये 46 डेज के लिए लगा है। देश में सबसे कम दिन के लिए लगा है 46 डेज के लिए। देश में सबसे कम दिन के लिए लगा है 46 डेज के लिए राष्ट्रपति शासन। हमारे उत्तराखंड में देश का सबसे कम दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा है, जो कि है 46 डेज। राष्ट्रपति शासन कितने दिन का लगा? राष्ट्रपति शासन 46 डेज का। ये देश में सबसे कम है। और कब से कब तक है? अप्रैल और मई, 2 मंथ है। मार्च और मई। 27 मार्च से 12 मई 2016। 27 मार्च से 12 मई 2016। 27 मार्च से 12 मई 2016। ये क्या है? राज्य में 46 डेज सबसे कम पूरे देश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये है 2016 का। और 27 मार्च से लेके 12 मई तक 27 मार्च से लेके 12 मई तक 2016। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था होनी चाहिए? अनुच्छेद 143, मतलब राज्यपाल के गठन के बारे में कहाँ बोला गया है? आर्टिकल 153 राज्यपाल होना चाहिए। वो कहाँ है? आर्टिकल 153 राज्यपाल के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें बोला गया राज्यों में राज्यपाल व्यवस्था होनी चाहिए, आर्टिकल है 153, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 153। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। राज्य में विधानमंडल क्या है हमारा? एक सदनात्मक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बस लेजिस्लेटिव असेंबली है। और उसके राज्य में विधानमंडल ये हो गया एक सदात्मक है। प्रथम विधानसभा भवन का है हमारा? देहरादून में है। द्वितीय विधानसभा भवन का है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, भारीसेण गैंडसेण। तो इसका दूसरे वाले का नाम क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, भारीसेण गैंडसेण चमोली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, भारीसेण गैंडसेण चमोली। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। मतलब उत्तराखंड को छोड़ो और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 विधानसभाएं हैं? तो जम्मू कश्मीर में है और महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद है कि विधानसभा का प्रथम गठन, मतलब अंतरिम विधानसभा कब बनी थी? 9 नवंबर 2000 को ही हो गई थी। और 30 सदस्य थी। जो हमारी अंतरिम विधानसभा थी उसका फर्स्ट डे कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को ही हुआ था। और उसमें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य? 30 सदस्य थे। फिर उसके बाद है प्रथम विधानसभा सत्र गैंडसेण के स्कूल कॉलेजेस में 9 से 11 जून 2014 में हुआ था। और प्रथम विधानसभा का सत्र गैंडसेण में कब कराया था? 9 से 11 जून 2014।
और ये स्कूल और कॉलेज में हुआ था, गैंडसैंड के स्कूल कॉलेज में होता है। प्रथम विधानसभा सत्र गैंडसैंड में कब हुआ था? 2014 में होता है। प्रथम गैंडसैंड सत्र 2014। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में कब हुआ था? ये 9 नवंबर को ये हो गया था 2000 को, और गैंडसैंड में हुआ था 2014 में। और कौन से? 9 से 11 जून 2014, 9 से 11 जून 2014, और 20 जून 2020 को ये जो है बन गई थी गैंडसैंड ग्रीष्मकालीन राजधानी। और प्रथम विधानसभा सत्र गैंडसैंड में कब हुआ था? 6 से 14 जून 9 से 11 जून 2014 को, 9 से 11 जून 2014 को। फिर उसके बाद है प्रथम विधानसभा सत्र भारीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में कब हुआ था? 17 से 18 नवंबर 2014। तो भारीसैंण में है हमारी विधानसभा बनी, जिसका नाम क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभा विधानसभा परिसर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, ये कहाँ है? भारीसैंण में। और ये कब यहाँ पे जो है प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ? 17 से 18 नवंबर 2017। मतलब भारीसैंण में 2017 में हुआ, 2017 में हुआ। गैंडसैंण में जो है 2014 में हुआ, और वो स्कूल कॉलेजेस में हुआ था। और उसके बाद सबसे पहला वाला जो है 2000 में ही हो गया था, उसमें 30 सदस्य थे। भारीसैंण वाला कब हुआ? 17 से 18 नवंबर, मतलब 2 दिन हुआ, 17 और 18 नवंबर 2017। 17 नवंबर से 18 नवंबर 2017। और जो वो है दूसरा आपका क्या था? गैंडसैंण में जो हुआ था वो 2014 में हुआ था, और 9 से 11 जून। और उसके बाद है प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ था? तो ये होता है 9 जनवरी 2000 को, और ये अंतरिम था। पर अगर इलेक्टेड वाली प्रथम विधानसभा सत्र की बात करें तो 9 जनवरी 2001। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में कब हुआ था? 9 जनवरी 2001। और अंतरिम कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 9 जनवरी 2001 और अंतरिम था 9 नवंबर 2000, जिसमें 30 सदस्य थे। ठीक है, तो ये है इसका। और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैंण कब फाइनलाइज हुई थी? 20 जून 2020 को। हमें विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू कब हुआ? 4 मई 2001। ये देश की प्रथम वेबसाइट, देश का प्रथम राज्य था जिसने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी विधानसभा की। विधानसभा ने अपनी खुद की वेबसाइट कब स्टार्ट करी? 4 मई 2001। विधानसभा ने खुद की वेबसाइट कब स्टार्ट करी? 4 मई 2001। विधानसभा ने खुद की वेबसाइट 2001 में स्टार्ट करी है, 4 मई 2001। फिर राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? 22। राज्य गठन से पूर्व हमारी जब मतलब हम यूपी के साथ थे तो हमारे क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी? वो थी 22। फिर विधानसभा सीटों पर परिसीमन संपन्न कब हुआ? 5 नवंबर 2001 से लेके फरवरी 2008 तक। विधानसभा सीटों पर परिसीमन संपन्न कब हुआ? 2 बार हो चुका है। एक बार हुआ था 5 नवंबर 2001 में, और दूसरा बार हुआ फरवरी 2008 में। तो परिसीमन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके फिर से सीट्स का बंटवारा करने को कहते हैं, डिलिमिटेशन। तो ये इसे परिसीमन हिंदी में कहते हैं। तो 5 नवंबर 2001 में एक बार हुआ था, और फिर फरवरी 2008 में दूसरी बार हुआ। एक हुआ था 5 नवंबर 2001 में, और दूसरा हुआ 2008 में फरवरी। फिर परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें कितनी हुई? 71 हो गई। परिसीमन के बाद टोटल सीटें कितनी होंगी? 71। 70 + 1 क्या है? मनोनीत, वो एंग्लो इंडियन की, अब तो कैंसिल हो चुका है। अब इसके बाद है मतदाताओं की कुल संख्या। जनवरी 2022 के हिसाब से मतदाता कितने हैं? 82,66,644। 82,66,644। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 82,66,644। फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थी व पंचम विधानसभा चुनाव की तिथियां क्या क्या थी? तो चुनाव की तिथियां क्या थी? पहली थी 14 फरवरी 2002, फिर 21 फरवरी 2007, फिर 30 जनवरी 2012, फिर 15 फरवरी 2017, फिर 14 फरवरी 2022। तो फरवरी में और जनवरी में ही हुए हैं मतदान विधानसभा की चुनाव की तिथियां, सारी फरवरी में है। 2012 वाले जो है जनवरी में हो गया था, और 14 फरवरी स्टार्टिंग का 2002 वाली थी 14 फरवरी को हुई थी, और 2022 वाली भी जो है 14 फरवरी में हुई। अब टोटल जो है 5 विधानसभा चुनाव हो चुकी हैं हमारे स्टेट की कितनी विधानसभा चुनाव हो सकी हैं? 5। तो इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विधानसभा चुनाव मतदान प्रतिशत क्या रहा है? पहला जो चुनाव हुआ था हमारा हुआ था 14 फरवरी 2002 को पहला चुनाव हुआ था। इसमें जो है 54.34% मतदान था। द्वितीय जो है हमारा विधानसभा चुनाव 1 फरवरी 2007 को हुआ था। इसमें 63.96% था
मतदान का। फिर थर्ड हुआ था 30 जनवरी 2012 में, जिसमें 67.70% था। फिर उसके बाद जो है फोर्थ हुआ था हमारा 15 फरवरी 2017 को, जिसमें 65.64% था। और अभी फाइनल जो अभी हुआ है उसका कितना था, 65.37%। ये फाइनल वाला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये फाइनल वाला जो है कब हुआ, 14 फरवरी 2022, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। वैलेंटाइन डे के दिन 2022 में वैलेंटाइन डे के दिन 2022 को हमारा चुनाव संपन्न हुआ था। और उसमें कितने लोगों ने जो है मतदान किया था, तो 65.37% लोगों ने मतदान किया था। कितने लोगों ने किया था, 65.37% लोगों ने जो है मतदान किया था। अब इसके बाद जो है महिलाएं कितनी विजित हुई, तो पहले वाले में जो 4 थी, सेकेंड वाले में भी 4 थी, थर्ड वाले में 5 थी, फिर 5 थी, और अभी जो फाइनल वाला हुआ है फिफ्थ वाली, उसमें 8 महिलाएं विजयी हुई हैं। 8 महिलाएं मतलब विधायक बनी हैं। स्टार्टिंग वाले में 4 महिलाएं विधायक थी, सेकंड वाले में भी 4 थी, थर्ड वाले में 5 महिला विधायक बनी, फिफ्थ वाले में 5 बनी, और फोर्थ वाले में भी 5 बनी, और फाइनल वाले में अभी वाले में 8 महिला विधायक बनी है। विधानसभा के लिए कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं, 15। वेरी इंपॉर्टेंट, सुरक्षित सीटें हैं 15। तो टोटल सीटें कितनी हैं, 15 सुरक्षित हैं, जिसमें 13 एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए। नानक मत्ता और चक्राता, एसटी वाले कौन से, नानक मत्ता चक्राता। तो टोटल सुरक्षित सीटें हमारे मतलब टोटल 71 सीटें हैं, जिसमें से 70 सीटें जो हैं चुनाव के दौरान थी। एक मनोनीत है एंग्लो इंडियन वाली, एक तो वो कैंसिल हो गई, अब 70 रह गई हैं। अब इन 70 सीटों में जो है आपकी 15 सुरक्षित हैं, मतलब आरक्षित हैं। आरक्षित में कौन कौन सी हैं, 13 तो एससी के लिए हैं, और एसटी के लिए 2 हैं। 2 जो एसटी के लिए है वो कहाँ है, नानक मत्ता और चक्राता देहरादून साइड हो गया, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें, उनका नाम क्या है और कहाँ है। 3 तो है हरिद्वार में, 3 है हरिद्वार में, और एक जो है, एक है देहरादून में, एक है उधम सिंह नगर में, एक है उत्तरकाशी में, एक है टिहरी में, एक पौड़ी में, एक चमोली में, एक नैनीताल में, एक अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, और एक पिथौरागढ़ में। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी जगहों पे है, पर रुद्रप्रयाग में कोई नहीं है एससी के लिए, ठीक है। और जो है बाकी हर जगह जो है एक एक है, सिर्फ रुद्रप्रयाग है जहाँ पे नहीं है, और चंपावत में भी नहीं है। तो एससी के लिए सुरक्षित सीटें जो हैं टोटल 13 हैं, जिसमें से तीन तो आपके जो है हरिद्वार में ही हैं, और बाकी जो है एक है हर जगह एक्सेप्ट क्या कहते हैं आपके चंपावत में नहीं है और रुद्रप्रयाग में नहीं है। उसके बाद अगला है एसटी के लिए सुरक्षित 2 कौन सी है, नानक मत्ता और चक्राता में। फिर उसके बाद है सर्वाधिक विधानसभा सीटें क्या हैं, हमने बोला 11, पहले पढ़ा था हरिद्वार में। और सबसे कम विधानसभा सीट कितनी है, 2 हैं, वो जो 3 नए गठित होते हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, वहाँ हैं। अब उसके बाद है प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रमशः कब हुआ था। प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को हुआ था। प्रथम जो है हमारा वैलेंटाइन डे को ही हुआ था, और अभी फाइनल वाला 5th वाला भी जो है वैलेंटाइन डे में ही हुआ है। वो 2002 में हुआ था, ये 2022 में होता है। देखो कितनी समानता है। और उस समय जो थी 4 महिला विधायक सेलेक्ट हुई थी, और इस बार जो उसको दुगने 8 महिला विधायक सेलेक्ट हुई हैं, और दोनों वैलेंटाइन डे पे हुआ था, 14 फरवरी 2002, 14 फरवरी 2022, ठीक है। तो 2002 में हुआ था, और 14-15 मार्च 2002 को हुआ था। प्रथम विधान चुनाव हुआ था 14 फरवरी को, और गठन हो गया था 14-15 मार्च 2002 को। फिर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, हमारी लोकसभा की सीटें हैं 5 हमारी लोकसभा की सीटें हैं। और कौन कौन सी जगह से, एक टिहरी, एक पौड़ी, एक अल्मोड़ा, एक नैनीताल, एक हरिद्वार। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। इसमें जो है अच्छे से देख लो, समझ लो, देहरादून कहीं नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा सीटें देहरादून से बिल्कुल नहीं है, उधम सिंह से बिल्कुल नहीं है। देहरादून की सीटें 5 जगह से हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। तो ये ना समझना बहुत सरल है कि जो लोकसभा की सीटें हैं ये हमारी जो हैं एंशियंट एरिया से है, जहाँ पे पहले जो था उत्तराखंड था, मतलब हार्ट एंड सोल ऑफ, जैसे कुमाऊं की साइड से हार्ट एंड सोल क्या है आपका जो है नैनीताल और अल्मोड़ा है, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे सब बसे थे। और वो आता है इस साइड इधर जो है टिहरी और पौड़ी है हार्ट एंड सोल, और हरिद्वार बाद में अलग गया, और वो इंपॉर्टेंट एरिया है हरिद्वार। तो 5 हो गया हमारी लोकसभा सीटें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लेकिन मतदान की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी, हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटी है ये, ऑब्वियसली हरिद्वार की पोस्ट कम है, पर सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, हरिद्वार में ही है, 11 विधानसभा सीटें। ऐसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है, पर मतदाताओं की दृष्टि से छोटा। वो कौन सा है, पौड़ी में जो है लोकसभा सीट जो है पौड़ी में है सबसे कम, क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। फिर उसके बाद आ गया वर्तमान में लोकसभा सदस्य कौन कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। पौड़ी से है तीरथ सिंह रावत,
टिहरी से है माला राजलक्ष्मी शाह, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा से अजय टम्टा व नैनीताल से अजय भट्ट, अजय टम्टा। ठीक है। अब एससी के लिए सुरक्षित सीट लोकसभा में क्या है? 3। एससी के लिए सुरक्षित सीट कितनी है? 3 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 3। और एससी के लिए सुरक्षित सीट लोकसभा से है 1, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से है कौन? अजय टम्टा। ये एससी के लिए सुरक्षित सीट है। एससी के लिए सुरक्षित सीट है 1 और यह है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा के विधायक कौन है लोकसभा से? अजय टम्टा जी। फिर अब वर्तमान में राज्यसभा की सीटें तो 3 है और राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? प्रदीप टम्टा, अनिल बलूनी, नरेश बंसल। प्रदीप टम्टा, अनिल बलूनी, नरेश बंसल, ये कौन है? राज्यसभा सदस्य। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? अनुच्छेद 214। तो आर्टिकल 214 में जो है बोला है कि एक उच्च न्यायालय हर राज्य में होना चाहिए। आर्टिकल 153 में जो है राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 में है। और हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 14 में कि हाई कोर्ट होना चाहिए। 214 153 214 153 इज़ फॉर राज्यपाल, 214 इज़ फॉर हाई कोर्ट्स। फिर उसके बाद है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हो गई थी? तो जिस दिन देश बना उसी दिन, 9 नवंबर 2000। और ये देश का 20वां था। ये देश का 20वां उच्च न्यायालय है। देश का 20वां उच्च न्यायालय है। और जिस दिन देश का गठन हुआ था, राज्य का गठन हुआ था, उसी दिन उच्च न्यायालय भी बन गया था, 9 नवंबर 2000 को। अब उसके बाद है राज्य में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 11 हैं टोटल। यहाँ पे हैं 11। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं। अक्टूबर 2017 में लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित कर चुकी है अक्टूबर 2017 से। तो ये है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर। यहाँ पे क्या गठित की जा चुकी है? लोक अदालतें, स्थायी लोक अदालतें। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं अक्टूबर 2017 के अकॉर्डिंग देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में और उधमसिंह नगर में। प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 श्रम न्यायालय हैं देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण कहेंगे, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हल्द्वानी में है एक औद्योगिक न्यायाधिकरण जो है आपका हल्द्वानी में है। और श्रम न्यायालय मतलब श्रम से रिलेटेड न्यायालय 3 हैं, वो कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर जो है जीडीपी के लिहाज से ज़्यादा है। हमने पीछे पढ़ा था अपने करंट अफेयर्स में। तो देहरादून, हरिद्वार, इसलिए जो है श्रम जीडीपी कौन बढ़ाते हैं? श्रम कारीगर वाले ही बढ़ाते हैं। और उन्हीं को जो है प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, उनका जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पे उनका हैरेसमेंट टाइप कुछ हो जाता है, तो उन लोगों को जो है न्याय की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए सरकार ने जो है न्यायालय इधर ज़्यादा खोले हैं, क्योंकि इधर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। तो ये कौन हो गए? देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर, यहाँ श्रम न्यायालय हैं। और अगर उसकी बात कर लें हम औद्योगिक प्राधिकरण, तो वो कहाँ है? हल्द्वानी में। और जो वैसे न्यायालय है हमारा, वो कहाँ है? हमारा वैसे न्यायालय जो है नैनीताल में है। अब शिफ्ट होने की बात हो रही है हल्द्वानी में। हम इसको रहे संभागों, मंडलों की संख्या कितनी है? 2 संभाग कहते हैं मंडल को। तो कितने हैं? 2 मंडल हैं। सर्वाधिक जिले वाला मंडल कौन सा है? तो बहुत सारे गढ़वाल मंडल। कुल जिलों की संख्या 13 है। कुल जिलों में मैदानी जिले कितने हैं? 2। मैदानी जिले सिर्फ 2 हैं हमारे, वो हैं हरिद्वार व उधमसिंह नगर। उप जिले मतलब तहसीलें कितने? 110। तो मैंने क्या कहा था एसडीएम वाले की, कितने एसडीएम होते हैं? 110 एसडीएम होंगी। तो उप जिलों को कहते हैं तहसील। सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? ये है पिथौरागढ़, 13। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? 4 तहसील हैं, ये है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। सबसे कम तहसीलें कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 18। 2021 में 18 हैं। उप तहसील कितने हैं? 18 उप तहसील हैं 18। 2021 की डाटा के अकॉर्डिंग उप तहसील हैं 18। और तहसील मतलब हो गया उप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, उप जिला। तहसील का मतलब था उप जिला, और उप तहसील का मतलब तो पता नहीं क्या होता है, पर वो हैं आपके 18 2021 के। अंग्रेजों के समय कुमाऊं
में कुल परगनों व पट्टियाँ क्रमशः कितनी थी? 19 व 125। कुमाऊँ के समय, अंग्रेजों के समय कुमाऊँ क्षेत्र के कुल परगने व पट्टियाँ, तो परगने कितने थे? 19 परगने थे और पट्टियाँ 125। अंग्रेजों के समय कुमाऊँ में जो थे 19 परगने थे और 125 पट्टियाँ, 19 परगने और 125 पट्टियाँ। और गढ़वाल क्षेत्र में कितने थे? 11 परगने और 86 पट्टियाँ, 11 परगने व 86 पट्टियाँ, 19 परगने और 125 पट्टियाँ। कुमाऊँ क्षेत्र में 19 परगने 125 पट्टियाँ, गढ़वाल क्षेत्र में 11 परगने और 86 पट्टियाँ। 19 परगने और 126 इज फॉर कुमाऊँ एंड 11 और 86 पट्टियाँ इज इन गढ़वाल। फिर उसके बाद आ गया विकास खंड मतलब ब्लॉक्स की संख्या। ये 2020-21 की डाटा के अकॉर्डिंग है 95। ब्लॉक कितने हैं? 95 है, जिसमें 82 पर्वतीय ब्लॉक हैं, 13 मैदानी ब्लॉक हैं। ये सरल है याद करना, मैदानी 13, जितने ज़िले हैं उतने मैदान ब्लॉक हैं। तो ब्लॉक्स कितने हैं? ब्लॉक्स का मतलब होता है विकास खंड, ब्लॉक्स का मतलब विकास खंड होता है। तो हमारे 95 ब्लॉक्स हैं, जिसमें 85 पर्वतीय हैं, 13 मैदानी हैं। सर्वाधिक ब्लॉक्स किधर हैं? तो ये है पौड़ी में 15 ब्लॉक। सर्वाधिक ब्लॉक कितने हैं? पौड़ी में। और सर्वाधिक तहसीलें कितनी थी? कहाँ थी? पिथौरागढ़ में 13 और ब्लॉक 15 है सर्वाधिक, और वो है पौड़ी में। और सबसे कम विकासखंड ब्लॉक कहाँ है? रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 3-3। रुद्रप्रयाग दोनों में कम था, तहसीलों के मामले में भी और इसके मामले में, विकासखंडों के मामले में 3-3 था, उधर 4-4 था तहसीलें। पर वहाँ पे रुद्रप्रयाग के संग हरिद्वार था, इधर रुद्रप्रयाग के संग है बागेश्वर, 3-3 ब्लॉक। अब राज्य के लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है राजस्व पुलिस व्यवस्था, जो कि अब जो है कैंसिल करवाई गई है कुछ एरियाज़ में। अब है राज्य में राजस्व पुलिस के तहत पटवारी चौकियाँ कितनी हैं? 1225 पटवारी चौकियाँ 1225 हैं। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 2021 के अकॉर्डिंग है 156। फिर उसके बाद है राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 2020-21 के 156 हैं, जिसमें 95 ग्रामीण क्षेत्र में है, 57 नागरिक में है, 4 जो है GRP में है। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने कहाँ हैं? देहरादून में। सबसे ज़्यादा पुलिस थाने हैं देहरादून में, और सबसे कम पुलिस थाने हैं रुद्रप्रयाग में। सबसे कम पुलिस थाने कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में। सबसे ज़्यादा हैं देहरादून में। राज्य की कुल पुलिस चौकियाँ हैं कितनी हैं? 236। पुलिस चौकियाँ कितनी? 236। पुलिस स्टेशन अलग होती है, पुलिस चौकियाँ अलग होती हैं। तो राज्य में टोटल पुलिस स्टेशन तो 156 है, पर पुलिस चौकियाँ 236 हैं। राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ खुला? देहरादून में, 2015 में खुला था। राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ खुला? 25 मार्च 2015 को। राज्य का प्रथम साइबर थाना खुला था 25 मार्च 2015 को देहरादून में, और दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में खुला 1 जनवरी 2021 में। अब कुल ग्राम उत्तराखंड में कितने हैं? 16,793। 16,793 कुल ग्राम है। और कुल आबाद ग्राम कितने हैं? 15,745। मतलब 10,000 ग्राम जो है हमारे आबाद नहीं है। कुल ग्राम 16,000 हैं, कुछ 16,793 और आबाद उसमें से 15,000 ही हैं, 745, 15,745। अब इसमें कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम जो हैं 1 से 200 आबादी वाले हैं, और कुल आबादी में का सबसे कम में जो है 117 हैं, वो 5,001 से अधिक आबादी वाले हैं। अब इसके बाद है सर्वाधिक व सबसे कम आबादी गांवों वाले ज़िले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक आबादी जो है पौड़ी में है, और सबसे कम आबादी गांव में हरिद्वार में है। तो गांव की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा गांव कहाँ है? मतलब गांव में आबादी सबसे ज़्यादा पौड़ी में है, और सबसे कम जो है हरिद्वार में है। सर्वाधिक व सबसे कम वन आबादी वाले ग्राम कौन से हैं? तो वन आबादी वाले ग्राम की बात हो रही है। वन की बात हो, नैनीताल में सबसे ज़्यादा है, रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। नैनीताल में कितने? 45 हैं वन ग्राम, और रुद्रप्रयाग में 1 ही वन गाँव है। और अगर हम पौड़ी की बात करें, पौड़ी में जो है आबाद गांव जो है 3,142 हैं, हरिद्वार में 518 हैं। फिर एक कुल ग्राम पंचायतों की बात कर लें, TRR 7,791। कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 7,791, 7791। और इसमें से जो है सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें जो है पौड़ी में है, और सबसे कम है चंपावत में। तो पौड़ी ना, अगर ग्रामों की बात करें तो हर जगह पौड़ी आ गया। अगर एग्जाम में आएगा तो हम डाल सकते हैं कि पौड़ी सबसे आगे है। सिर्फ वन ग्रामों की बात हो रही है, उसमें नैनीताल आगे है, वरना पौड़ी हर जगह आगे। ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायत की बात होगी तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत का है पौड़ी में, और सबसे कम का है चंपावत में है। कुल न्याय पंचायतें, हम न्याय पंचायतें हमारी स्टेट में कितने? 662, मतलब 500 से थोड़ा ज़्यादा, 100 ज़्यादा, 112 ज़्यादा। ठीक है। तो कुल न्याय पंचायतें कितनी? 662 हैं हमारे स्टेट में, और सर्वाधिक न्याय पंचायतें कहाँ हैं? पौड़ी में ही हैं, और सबसे कम न्याय पंचायतें कहाँ हैं? ऊधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग में, ऊधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग में।
सबसे ज़्यादा न्याय पंचायत कहाँ है? पौड़ी में। सबसे कम कहाँ है? उधमसिंह नगर और रुद्रप्रयाग में। कुल क्षेत्र पंचायत कितने? क्षेत्र पंचायत होता है प्रत्येक ब्लॉक में एक पंचायत। क्षेत्र पंचायत का मतलब होता है हर ब्लॉक में एक पंचायत। और कितने ब्लॉक है हमारे? 95, तो 95 हो गया। और कुल जिले पंचायत कितने? हर जिले में तो 13। फिर जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है 18 या अधिक आयु के लोगों द्वारा। जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव किससे होता है? 18 या उससे अधिक वर्ष की आयु वाला। फिर उसके बाद जिला पंचायत के सचिव के रूप में कौन काम करता है? डीडीओ या डीपीआरओ। डीडीओ क्या करता है? ये जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला पंचायत में सचिव कौन होता है? डीडीओ, डीपीआरओ। डीडीओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डीपीआरओ होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, तो ये सचिव होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होता है पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है 18 वर्ष से अधिक लोगों के द्वारा। और जो वहाँ के सचिव कौन बनते हैं? तो डीडीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। फिर उसके बाद आगे ये सचिव होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के। फिर उसके बाद है क्षेत्र पंचायत, मतलब क्या हो गया? ब्लॉक्स में होते हैं। क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों का चुनाव होता है ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के लोगों के द्वारा। ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के द्वारा। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष या प्रमुख का चुनाव किया जाता है क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा। तो वो अपना प्रमुख, उनका एक प्रमुख बनता है, तो वो आपस में ही कर लेते हैं। उसका सचिव कौन होता है? बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ क्या होता है? सचिव होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सचिव यहाँ पे क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन है? बीडीओ। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का सचिव कौन है? डीडीओ, डीपीआरओ। फिर उसके बाद आ गया ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव की रीति क्या होती है? ग्राम सभा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है ग्राम पंचायतें। और उनके सचिव कौन होता है? उनका सचिव कोई नहीं होता है, ये आपस में ही नियुक्त कर लेते हैं, किसी एक को सचिव बना लेते हैं। ठीक है, तो सचिव जो है जिला और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे अलग अलग होते हैं। क्षेत्र कहते हैं जिसे। क्षेत्र लेवल में बीडीओ होता है और वहाँ पे डीपीआरओ होता है। अब आगे कि ग्राम पंचायतों में सचिव की नियुक्ति करती है ग्राम पंचायतें, वो खुद ही कर लेती हैं। फिर है पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 में हुआ था। उसके अनुसार महिलाओं का आरक्षण जो है 50% हो गया। 2008 में आया था विधेयक ग्राम पंचायत का। अभी 2019 वाला जो आया था उसमें क्या है? उसमें बोल दिया कि 2 बच्चे होंगे वही जो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और 10वीं तक जो है लिटरेट होने चाहिए। और SC/ST महिलाओं के लिए है 8वीं तक। तो और जो है 50% औरतों को आरक्षण कब मिला था? 2008 में जो संशोधन हुआ था। अब जनगणना नगर जो है 41 है 2011 के अकॉर्डिंग। जनगणना नगर जो है 41 है हमारे। कुल जनगणना शहर कितने हैं? 116 है। सर्वाधिक नगरों वाला जिला है हरिद्वार। सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है? हरिद्वार में। सबसे कम नगर है बागेश्वर में। सबसे कम नगर कहाँ है? बागेश्वर में। उत्तराखंड में सबसे कम नगर है बागेश्वर में। सबसे ज़्यादा नगर है हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है? हरिद्वार में। सबसे कम नगर कहाँ है? बागेश्वर में। और वैसे ही हमने देखा था सबसे कम गाँव कहाँ थे? हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा गाँव कहाँ थे? पौड़ी में। सबसे ज़्यादा गाँव पौड़ी में थे, सबसे कम हरिद्वार में थे। और सेम यहाँ पे सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है? हरिद्वार में। और सबसे कम नगर कहाँ है? बागेश्वर में। अब कुल वैधानिक नगर मतलब नगर निकाय, वैधानिक मतलब नगर निकाय वाले नगर कितने हैं? 102। आर्थिक सर्वे 21-22 के अकॉर्डिंग 102। कुल वैधानिक मतलब नगर निकाय वाले कितने हैं? 102 नगर हैं। नगर निकाय वाले कितने? 102 नगर हैं। कुल कार्यशील नगर निगम कितने हैं? मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या इससे अधिक आबादी वाले तो 9। हमारे नगर निगम कितने बन गए हैं? कुल वैधानिक नगर कितने हो गए हमारे? 102 हैं सब मिला के ना, पर 9 जो है हमारे नगर निगम है। 9 नगर निगम कौन कौन से? श्रीनगर सबसे नया है। 9 है देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर नगर निगम। ओके, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, श्रीनगर, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर। तो ये 9 हो गए। तो इसको अगर हम ऐसे याद करना हो दिमाग में तो ऐसे कर सकते हैं हम कि देहरादून के अंदर जो है, उसी के अंदर जो है देहरादून के अंदर ऋषिकेश हो गया, ये दोनों एक उसमें आ गए ना। फिर हरिद्वार, उधम सिंह नगर में देखेंगे तो काशीपुर और रुद्रपुर, और अगर वैसे देखें श्रीनगर और हल्द्वानी और रुड़की तो उसमें आता है हरिद्वार में। तो रुड़की और हरिद्वार एक साथ, तो जो भी है तो 9 हो गए, मैं समझ गई 9 है। कुल कार्यशील नगर निगम जिसमें कि जनसंख्या की बात करें, मैदानी क्षेत्र में 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, पहाड़ में जो है 90,000 से ऊपर होनी चाहिए। अब है कुल कार्यशील नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद क्या होता है कि 50,000 से लेके 90,000, 50,000 तक जो है पहाड़ में पॉपुलेशन होनी चाहिए, और 90,000 तक जो है मैदानी में होना चाहिए। 90,000 से 1 लाख तक तो 42 है आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग। आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितने? 42 है। राज्य की पहली नगर पालिका, अभी रिसेंट नगर पालिका हमारी परिषद कौन बनी है? पन्नागर बनी है। और जो है
राज्य की पहली नगर पालिका परिषद हमारी मसूरी थी। हमारे राज्य की पहली नगर पालिका परिषद क्या थी? मसूरी थी। अब उसके बाद है कुल कार्यशील नगर पंचायतें। नगर पंचायतें कितनी हैं? जहाँ पे 5,000 से लेकर 50,000 तक की आबादी हो। 5,000 से लेकर 50,000 तक की आबादी हो तो वो कार्यशील पंचायतें होती हैं। 51 है हमारी। और कुल विकास डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 14। कुल आवास विकास परिषद 1 है। आवास विकास परिषद 1 है। नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रीति से। उप प्रमुख का और उप मेयर का अप्रत्यक्ष रीति से। कैनॉटमेंट बोर्ड कितने हैं? 9। कैनॉटमेंट बोर्ड का मतलब सैनिक कस्बे 9 है। नोटिफाइड एरिया 1 है। नोटिफाइड एरिया हमारा 1 है। नोटिफाइड एरिया 1 है। कैनॉटमेंट बोर्ड हमारे 9 है। फिर औद्योगिक कस्बे हमारे 2 हैं। औद्योगिक कस्बे हमारे 2 हैं। कैनॉटमेंट बोर्ड हमारे कितने? 9 कैनॉटमेंट बोर्ड है उत्तराखंड में 9। नोटिफाइड एरिया है 1। औद्योगिक कस्बे हैं 2। औद्योगिक कस्बे हैं 2। नोटिफाइड एरिया है 1। कैनॉटमेंट बोर्ड है 9। राज्य में वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु वन पंचायतों के गठन की शुरुआत की गई 1931 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1931 से वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु वन पंचायतों की गठन की शुरुआत की गई। फिर है ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी होती हैं कानूनी संस्थाएं। अब तक गठित की जा चुकी हैं 12,167 वन पंचायतें 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग। अभी तक जो है 12,167 जो है वन पंचायतें गठित हो चुकी है। राज्य में कुल वन पंचायतों में से वन पंचायतों का नियंत्रण में है लगभग 18.86% वन। जो टोटल वन एरिया है वो 4 लोग जो है मेंटेन करते हैं, जिसमें से वन जो है 18.86% जो है वन पंचायतें वन को नियंत्रित करती हैं। वन को 18.86% वनों को जो है वन पंचायतें नियंत्रित करती हैं। वन पंचायतों महिलाओं के आरक्षण हेतु 50% आरक्षण है। फिर राज्य सेवा में SC ST व OBC हेतु आरक्षण कितना है? 19% इज SC, ST के लिए 4% एंड 14% इज फॉर OBC। भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, विकलांगों के लिए कितना है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है, खिलाड़ियों के 4% है, विकलांगों के लिए 3% है आरक्षण। विकलांगों के लिए 3% आरक्षण है, खिलाड़ियों के 4%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%। राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व आश्रित के लिए कितना है? 2% है। राज्य सेवा में महिलाओं होते छात्र आरक्षण है 30%। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2005 को। सूचना आयोग का गठन RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, गठन को हुआ 2005 में। 3 अक्टूबर 2005। 3 अक्टूबर 2005 कब हुआ? 3 अक्टूबर 2005 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 2011। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 2011 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन किया गया था जुलाई 2011 में। फिर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन हुआ था 2011 में ही, 10 मई 2011। मानवाधिकार मतलब ह्यूमन मानवाधिकार आयोग 2011 में ही आया और बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी 2011 में आया। जुलाई में तो मतलब पहले मई में, मतलब बाल अधिकार पहले बना था 10 मई 2011 में। फिर उसके बाद बना था मानवाधिकार आयोग। पहले बाल अधिकार आयोग बना था 10 मई 2011 में, फिर जुलाई में आया था मानवाधिकार आयोग 2011 में। राज्य अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ कमीशन का गठन हुआ 10 मई 2003 में आए थे माइनॉरिटी कमीशन। मतलब सबसे पहले माइनॉरिटी कमीशन आ गया था 10 मई 2003 में। फिर उसके बाद आया था आपका RTI का तो सूचना आयोग 2005 में, 3 अक्टूबर 2005 में। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया 2011 में। सेवा का अधिकार कानून कब बना? 2011 में। सेवा का अधिकार कानून बना 2011 में। और जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 से संचालित वेबसाइट क्या है? समाधान UK.gov। जनता के द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए 26 जनवरी 2013 से एक वेबसाइट चली है, वो समाधान.UK.gov.in है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 13 मार्च 2013। सेवा का अधिकार कानून कब बना था? 2011 में। और 13 मार्च 2013 में जो है आयोग बना, सेवा का अधिकार आयोग। सेवा का अधिकार आयोग कब बना? 13 मार्च 2013। 13 मार्च 2013 सेवा का अधिकार आयोग बना 13 मार्च 2013। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। तो 2003 10 मई 2003 में बना था माइनॉरिटीज़ कमीशन। फिर 2003 के बाद 2005 3 अक्टूबर 2005 में बना था RTI मतलब इन्फॉर्मेशन का आयोग। फिर उसके बाद 2011 इंपॉर्टेंट है। 2011 में मानवाधिकार भी आया, बाल अधिकार आयोग भी आया, और जो है आपका सर्विस एक्ट सेवा का अधिकार कानून बनाया गया। तो इसमें क्या है, सेवा का अधिकार कानून जो है 2011 का है। और फिर है बाल अधिकार कानून जो है 10 मई 2011। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 10 मई 2011। फिर जुलाई 2011 में आया मानवाधिकार आयोग। और उसके बाद जो है सेवा का अधिकार
जो कानून बना था 2011 में, उसके लिए आयोग भी बन गया 2013 में जाके। 2011 में तो एक्ट उन्होंने कानून बनाया था और 2013 में जो है आयोग बन गया, सेवक अधिकार आयोग। कब बना? 13 मार्च 2013। 13 ना, 2013 का 13 मार्च 2013। और अब जो है इसके लिए क्या है, अब जनता अपनी समस्याओं को जो है ऑनलाइन दर्ज करा सकती है 26 जनवरी 2013 से। एक वेबसाइट चल रही है उसके लिए 26 जनवरी 2013 से, कि अपनी इश्यूज़ को करने के लिए कुछ है तो नेट में डालो। वो क्या है? समाधान.uk.gov.in।